दुनिया की 7 अनोखी घटनाएं जो आपको भी हैरान कर देंगी। नंबर 1, 1764 में फ्रांस के गवाउडन रीजन में लोगों ने एक अजीब और खतरनाक जानवर देखने का दावा किया। ये जानवर गांव के लोगों, स्पेशली औरतों और बच्चों पर अटैक करता था। ये हमले सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा लोग इस बीस्ट का शिकार बने थे। उसका साइज एक बड़े उल्फ से भी बड़ा था, जिसकी आंखें लाल और स्कैरी थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक वुल्फ था, जबकि कुछ लोग उसे टाइगर या हाइना जैसा समझते थे। ये बीस्ट मोस्टली अकेली औरतें, बच्चों और किसानों को टारगेट करता था। लोग डर की वजह से फील्ड और फॉरेस्ट में काम करना बंद करने लगे। इस क्रिएचर का नाम द बीस्ट ऑफ गवाउडन पड़ा। इस सब से परेशान होकर किंग लुई द 15 ने उसे मारने के लिए प्रोफेशनल हंटर्स बुलाए। जंगल से कई वुल्फ को मारा गया, लेकिन फिर भी अटैक्स बंद नहीं हुए। इन सब के बीच एक हंटर जीन चैस्टल काफी फेमस हुए, जिनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने सिल्वर बुलेट्स से बीस्ट को मारा था। बाद में आगे चलकर यही कॉन्सेप्ट वेयरवुल्फ्स की स्टोरीज में भी यूज होने लगा। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 100 से ज्यादा डेथ्स और 300 से भी ज्यादा अटैक्स रिकॉर्ड किए गए। ये अटैक मोस्टली 1764 से 1767 के बीच हुए थे। हिस्टोरियंस अब तक इस क्रिएचर की असली पहचान को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि ये बीस्ट एक्चुअली क्या था। आज भी फ्रांस के गवाउडन एरिया में इस कहानी के स्टेटस, म्यूजियम और लेजेंड्स मिलते हैं। नंबर 2, गल्फ ऑफ मैक्सिको के बीच एक छोटा सा आइलैंड बताया जाता है, जिसे बैमहा कहा जाता था। इस आइलैंड को 16th सेंचुरी के स्पेनिश मैप्स में क्लियरली दिखाया गया है। 1539 से लेके 18th सेंचुरी तक कई मैप्स में इसका जिक्र मिलता है। इसका लोकेशन रफली मैक्सिको के नॉर्थ कोस्ट के पास गल्फ के बीच में था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आज रियल लाइफ में इसका एग्जिस्टेंस कहीं नहीं मिलता। 1997 में जब मैक्सिकन गवर्नमेंट ने बैमहा आइलैंड को ऑफिशियली लोकेट करना चाहा, तो वो आइलैंड कहीं नहीं मिला। सैटेलाइट इमेजरी चेक किए गए, शिप्स और एयरक्राफ्ट्स भी भेजे गए, यहाँ तक कि एडवांस सोनार टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, लेकिन बैमहा आइलैंड का कोई भी फिजिकल ट्रेस नहीं मिला। 2000s में ये इशू इतना बड़ा हो गया कि मैक्सिको के सेनेट कमेटी ने ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू की, लेकिन फाइनल रिपोर्ट में भी सिर्फ यही कहा गया कि ये आइलैंड रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जबकि लोगों का आज भी मानना है कि कहीं न कहीं कुछ तो छुपाया गया है। आज भी बैमहा आइलैंड का नाम फैंटम आइलैंड के लिस्ट में आता है। नंबर 3, 1600s के आसपास एक डच कैप्टन, जिसका नाम कैप्टन हेनरिक वॉन डैर डेकन था, वो एक मिशन पर शिप ले जा रहे थे। तभी साउथ अफ्रीका के पास से गुजरते वक्त एक बहुत तेज तूफान आया। कैप्टन ने गुस्से में कहा, चाहे मुझे हमेशा के लिए सेल करना पड़े, पर मैं ये तूफान पार करके ही रहूंगा। कहते हैं उसकी जिद और गुस्से भरे शब्द ने उसे श्रापित कर दिया। उसके बाद से वो शिप और उसका क्रू कभी किनारे तक नहीं पहुँचे। वो शिप हमेशा के लिए समुद्र में भटकने लगा। कई सेलर्स और शिप के क्रू मेंबर्स ने क्लेम किया है कि उन्होंने ग्लोइंग या घोस्ट लाइक शिप देखा, जो दूर समुद्र में तैरते हुए दिखाई देती है। लोग इसे फ्लाइंग डच मैन के नाम से जानने लगे। जब भी वो शिप दिखा, बुरी घटनाएं होने लगी, जैसे तूफान, एक्सीडेंट्स या किसी की मौत होना। इस शिप को देखना बैड लक का साइन माना जाने लगा। आज भी कई बुक्स, ओपेरास और सॉन्ग्स में इसकी कहानी सुनाई जाती है। यहाँ तक कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी में भी फ्लाइंग डचमैन का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। नंबर 4,
रसिया के एक गांव में लाइकॉफ फैमिली रहती थी। ये लोग एक स्पेशल तरीके के क्रिश्चियंस थे जिन्हें ओल्ड बिलीवर्स कहा जाता था। लेकिन जब रसिया में कम्युनिज्म आया तब उन रिलीजियस लोगों को परेशान किया जाने लगा। 1936 में कार्प लाइकॉफ ने अपनी वाइफ और बच्चों की जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर जंगल चले गए जहां कोई उन्हें ढूंढ ना सके। ये लोग साइबेरिया के एक बहुत ही दूर और जंगल वाले एरिया में चले गए जहां ना रोड थी, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना दूसरे लोग। उन्होंने अपना घर लकड़ी से बनाया और वहीं खेती करने लगे। उनके पास ना लाइट थी, ना गैस और ना ही रेडियो। जब कार्प लाइकॉफ जंगल गए तो उनके सिर्फ 2 ही बच्चे थे, लेकिन बाद में उनके 2 बच्चे जंगल में ही हुए जिन्होंने कभी किसी दूसरे इंसान को नहीं देखा था। उनको पता भी नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है। उन्होंने ना वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में सुना और ना ही मून लैंडिंग के बारे में। 1978 में सोवियत जियोलॉजिस्ट हेलीकॉप्टर से एक रिमोट जगह पर रिसोर्सेज सर्च कर रहे थे। तभी उन्होंने जंगल के बीच एक छोटी सी खेती देखी और जब वो लोग जमीन पर गए तो वो हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि लाइकॉफ परिवार 48 सालों से दुनिया से दूर बिल्कुल आइसोलेटेड जिंदगी जी रहा है। 1978 के बाद कुछ ही सालों में फैमिली के 3 मेंबर्स, 2 बेटे और एक बेटी मर गए। सिर्फ कार्प और उसकी छोटी बेटी अगाफिया बची और 1988 में कार्प की भी डेथ हो गई। हैरान करने वाली बात यह है कि अगाफिया लाइकॉफ जो जंगल में ही पैदा हुई थी वो आज भी वही जंगल में अकेली रहती है। कई बार उसे शहर ले जाने की कोशिश की गई लेकिन उसने हर बार मना कर दिया। उसने कहा उसके लिए जंगल ही उसका असली घर है। नंबर 5, 1600s में इंडिया के गोलकुंडा माइंस से एक रेयर ब्लू डायमंड निकला जिसका वेट लगभग 45.5 कैरेट है। इसे होप डायमंड के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि ये डायमंड दुनिया का सबसे फेमस और श्रापित ब्लू डायमंड है। पहले इसका नाम टवर्नियर ब्लू था क्योंकि इसे एक फ्रेंच ज्वेलर जीन बैप्टिस्ट टवर्नियर ने एक हिंदू टेम्पल की मूर्ति से निकाला था। जब टवर्नियर ने इसे चुराया तभी से इस श्राप की शुरुआत हुई। इसके बाद इस डायमंड के जितने भी ओनर रहे उनके साथ एक्सीडेंट्स, पागलपन, फाइनेंशियल रुइंस या उनकी मिस्टीरियस डेथ्स होती गई। जीन बैप्टिस्ट टवर्नियर जिसने डायमंड चुराया था उसे जंगल में वाइल्ड डॉग्स ने मार डाला। इसके बाद ये डायमंड फ्रेंच रॉयल फैमिली किंग लुई द 16 और मैरी एंटोनेट के पास पहुंचा और कुछ ही समय में दोनों को फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान मार दिया गया। फिर एक अमेरिकन एयरेस एवेलिन वॉस मैकलेन जिन्होंने ये डायमंड रखा, उनके बेटे की कार क्रैश में डेथ हो गई और उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। उनके हस्बैंड मेंटली अनस्टेबल हो गए और आखिर में वो खुद भी मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर गई। आज ये डायमंड वॉशिंगटन डीसी में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के नेशनल म्यूजियम में रखा गया है। नंबर 6, सेंट्रल अमेरिका के हॉन्डुरस में एक टाउन है जिसे यूरो कहा जाता है। अजीब बात यह है कि यहाँ के लोग पिछले 100 सालों से एक स्ट्रेंज नेचुरल फिनोमिनन को ऑब्जर्व करते आ रहे हैं जिसे लूविया डी पीसीस यानी रेन ऑफ फिश कहा जाता है। हर साल यहाँ मई से जुलाई के बीच जब एक बड़ा थंडरस्टॉर्म यूरो में आता है उसके बाद यहाँ के लोगों को जमीन पर छोटी छोटी जिंदा मछलियां पड़ी मिलती हैं। लोग लिटरली बाल्टी लेके मछलियां इकट्ठा करते हैं और उन्हें खाते हैं। कई बार इस घटना को साइंटिस्ट और न्यूज चैनल्स ने भी रिकॉर्ड किया। 1970s में एक नेशनल जियोग्राफिक टीम ने भी इस फिश रेन को डॉक्यूमेंट किया था। यहाँ के लोकल लोग मानते हैं कि ये गॉड का चमत्कार है। उनका कहना है कि 1800s में एक स्पेनिश मिशनरी फादर होजे मैनुअल सुबेर
मिरना ने दुआ की कि गरीब लोगों के पास खाना हो, और तभी से ये फिश रेन होती आ रही है। आज भी यूरो में हर साल रेन ऑफ फिश फेस्टिवल मनाया जाता है। लोग इसे एक ब्लेसिंग मानते हैं। नंबर 7, कनाडा और यूएसए के बीच एक समुद्री एरिया है जिसे सैलिस सी कहा जाता है। इस जगह कई आइलैंड और कोस्ट लाइन्स हैं। अगस्त 2007 में यहाँ एक बीच पर एक आदमी को शूज के अंदर एक ह्यूमन फुट मिला। लोगों को लगा कि ये एक मर्डर होगा, लेकिन अजीब बात ये थी कि इस फुट के सिवा बॉडी का कोई हिस्सा कभी नहीं मिला। ये केस और भी ज्यादा अजीब तब बन गया जब 2008 में और भी फीट मिलने लगे। इसके बाद 2010, 11, 12 हर कुछ महीने बाद किसी न किसी बीच पर एक और शू के अंदर ह्यूमन फुट मिलता रहा। ऐसे अब तक 21 फीट मिल चुके हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कोई भी फीट किसी भी मिसिंग पर्सन से मैच नहीं हुआ। डरावनी बात यह है कि हमेशा सिर्फ एक ही फीट मिलता, कभी किसी इंसान के दोनों फीट नहीं मिले। अब तक इस केस को क्लियर मर्डर प्रूफ नहीं किया जा सका है। दोस्तों, इनमें से कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी? कमेंट में मेंशन जरूर करें।